हेलो फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम क्लास 6 के भूगोल का छठा अध्याय देख रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल स्थल रूप। ठीक है जी। स्थल रूप क्या होते हैं? जिस पर हम निवास करते हैं वो क्या है? स्थल है, लेकिन उसका रूप, उसका आकार क्या है? एक समान नहीं है। कहीं पर हम देखते हैं कि जो धरती है, जो मैदान है, समतल है, कहीं पर पहाड़ है, ऊंचे हैं, तो कहीं पर नीचा है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है। तो इस तरीके से हमारा जो स्थल है वो क्या है? समान नहीं है। उसी के रूप के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या है। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पृथ्वी की जो सतह है वो क्या है? सभी जगह एक समान नहीं है। सभी जगह एक समान नहीं होती, जैसा कि हम सब जानते हैं, समान नहीं होती। कुछ भाग तो हमें समतल दिखाई देता है, कुछ जो पृथ्वी का कुछ भाग समतल, कुछ भाग समतल, तो कुछ भाग 1000 मीटर या कहे तो हजारों मीटर, हजारों मीटर मीटर हमें ऊपर ऊंचा दिखाई देता है। ठीक है, हजारों मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, कोई जगह तो हमें क्या दिखाई देती है? बिल्कुल समतल दिखाई देती है, और कई जगह होती है जहां पर हम देखते हैं वो कई हजारों फीट ऊंची होती हैं। ठीक है, हजारों फीट ऊंची, जैसे हम पर्वतों को देखते हैं। समतल कैसे कि जैसे मैदान है। ठीक है, इस तरह के जो कुछ भाग है हमें क्या दिखाई देता है? उबड़ खाबड़ दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। जो हमारी पृथ्वी है उसके निर्माण के आधार पर, उसकी प्रक्रिया के आधार पर हमने उसके स्थल रूप को दो भागों में बांटा है। देखिए कैसे बांटते हैं कि विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। पहली कि आंतरिक प्रक्रिया। ठीक है, जो हमारे स्थल रूप का जो निर्माण होता है वो दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। पहली प्रक्रिया होती है आंतरिक प्रक्रिया और दूसरी होती है बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं आंतरिक प्रक्रिया के बारे में। आंतरिक प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर लगातार गति बढ़ती रहती है। इसमें देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर लगातार गति होते रहने के कारण होती रहती हैं। इस गति के फलस्वरूप आंतरिक प्रक्रिया होती है। ठीक है,
और इसके आंतरिक प्रक्रिया के कारण ही आंतरिक प्रक्रिया के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी की सतह कहीं पर हमें कैसे दिखाई देती है, समतल, कहीं पर हमें धसी हुई, कहीं पर क्या दिखाई देती है, ऊंची, और कहीं पर धसी हुई दिखाई देती है। इसके कारण ही पृथ्वी की सतह कहीं पर ऊंची हो जाती है तो कहीं पर धंस जाती है। आंतरिक प्रक्रिया, उससे हम क्या समझते हैं कि आंतरिक प्रक्रिया होती कैसे है या कौन सी होती है? तो आंतरिक प्रक्रिया होती हैं, आंतरिक प्रक्रिया जैसे हम भूकंप आना, ज्वालामुखी आना, ये सभी क्या है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण जो हमारी धरातल है, वो स्थल है, वो क्या है, उबड़ खाबड़ होता है, यानी ऊंचा और नीचा होता है। तो आंतरिक प्रक्रियाओं के उदाहरण समझ ले कि ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी के कारण होता है, एवं दूसरा है भूकंप प्रमुख है। ठीक है, ये तो हो गई आंतरिक प्रक्रिया के कारण जो इसके स्थल रूप में परिवर्तन आता है। दूसरा है कि बाहरी प्रक्रिया, उसको और देख लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया है बाहरी प्रक्रिया। बाहरी प्रक्रिया में क्या होता है कि बाहरी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह क्या होती है, बनती है, टूटती है, बनती है, टूटती है, जैसे क्या होता है, अपर्दन होता है। तो ये बाहरी प्रक्रिया के अंतर्गत होता है कि जो हमारा बाहरी प्रक्रिया के अंतर्गत बाहरी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह बनती एवं टूटती है, बनती एवं टूटती है, ठीक है, या टूटती रहती है। ठीक है, बाहरी प्रक्रिया के कारण क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह होती है वो कभी बनती है, ठीक है, एवं कभी टूटती रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कि अगला पॉइंट है, ये पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा निर्मित विभिन्न अनियमितताओं को काट छांट का कार्य करती हैं। ठीक है, इसमें क्या है, पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित विभिन्न अनियमितताओं के काट छांट का कार्य करती हैं। अब आगे देखेंगे कि
इसमें कौन कौन से कार्य, जैसे पहला देख लेते अपर्दन। अपर्दन होता है, ठीक है। अपर्दन में ये होता है कि जो पृथ्वी की जो सतह होती है वो क्या हो जाती है, कहीं जैसे उसका बहाव, यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं पर पहाड़ है और पहाड़ों का नदियों के द्वारा घिस जाना, उनके साथ उसमें क्या होता है, घिस जाते हैं पहाड़, तो क्या होता है वो वहां से क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उनका जैसे बहाव होता है, तो उनको हम कह सकते हैं कि अपर्दन हो गया है, ठीक है। बड़े पहाड़ों का टूटना फूटना उनको हम कहते हैं अपर्दन, ठीक है। या किसी भी जगह का के मिट्टी है, मिट्टी का वहां से क्या हो गया, पानी डाला तो वहां से बह के दूसरी जगह चली गई, तो क्या हो गया, अपर्दन हो गया उस जगह से, वो जगह क्या हो गई, नीची हो गई, तो इस तरीके से उसे कहते हैं अपर्दन। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह के घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सतह के घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। दूसरा देखते हैं निक्षेपण। निक्षेपण, निक्षेपण में क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की सतह के ऊपर पदार्थों का जमा हो जाना, ठीक है। कोई सतह है उस पर बहुत सारी परतें जमा हो गई हैं, उन्हें कहते हैं निक्षेपण। पृथ्वी की सतह पर पदार्थों के जमा होने की क्रिया, ठीक है। जमा होने की क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, सिर्फ पृथ्वी की सतह पर पदार्थों के जमा होने की क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपर्दन की क्रिया द्वारा सतह नीची होती है, नीची हो जाती है, ठीक है। जैसे ये जमा होते हैं पदार्थ, तो अपर्दन के कारण क्या होता है, ये नीचे हो जाते हैं। आगे देखेंगे परिवहन। परिवहन क्या होते हैं, यानी आने जाने का जो मार्ग होता है वो परिवहन कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह का जो गमन होता है उसे हम परिवहन कहते हैं। जैसे अपर्दन की क्रिया से उत्पन्न क्या होता है, वो जगह क्या हो जाती है, तो अपर्दन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो जगह होती है, ठीक है, ले जाने का जो परिवहन होता है उसे ही हम कहते हैं परिवहन। देखिए अपर्दन की क्रिया से पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना ही क्या है, परिवहन है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना परिवहन है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्थल रूप के स्थल रूप क्या होते हैं। तो देखिए इसमें है स्थल रूपों का विभाजन। हमने पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप देखे, दो प्रकार के होते हैं, बाहरी व आंतरिक। अब हम देखेंगे स्थल रूपों का विभाजन। इनके विभाजन कितने प्रकार से किए गए हैं, तो इनका जो विभाजन है वो क्या है, 3 प्रकार से करते हैं, ठीक है। पृथ्वी के स्थल रूपों
पृथ्वी के स्थल रूपों को तीन मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। इस तरफ ऊपर देख रहे हैं। पृथ्वी के स्थल रूपों का विभाजन हम 3 तरह से करते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देखिए, पहला है पर्वत। पहला क्या है? पर्वत। ठीक है। दूसरा है पठार। तीसरा क्या है? मैदान। ठीक है, मैदान। हम पहाड़ को देखते हैं तो पहाड़ हमें कैसा दिखाई देता है? कुछ इस तरीके से पहाड़ होते हैं। ठीक है, ये क्या है? पहाड़ है, जो कि क्या होते हैं? लंबे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। 1000 जो मीटर से अधिक जो भी ऊंचाई वाले जो होंगे उन्हें हम पहाड़ की श्रेणी में लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है? पठार है। ये क्या है? पठार है। इनका क्या होता है? क्षय अपरदन के कारण जब ये ऊपर से पहाड़ी होते हैं, लेकिन पहाड़ों का क्या होता है? घिसाव हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं? यहाँ से टूट जाते हैं। ठीक है, अपरदन हो जाता है, तो ये क्या किसका रूप ले लेते हैं? पठार का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गए? पठार हो गए। और यहाँ से क्या हो गया? ये बिल्कुल समतल, ये वाला होता है जो पार्ट, वो क्या होता है? ऊपर का बिल्कुल समतल होता है। ये क्या है? मैदान। मैदान जिसमें पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? मैदान हो गया। ठीक है, हमने पर्वत देखे, पठार देखे और ये मैदान। सबसे पहले अब पर्वत के बारे में देख लेते हैं कि पर्वत में क्या क्या है। पृथ्वी की सतह की जो प्राकृतिक ऊंचाई होती है, देखिए पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई कितनी होती है? समुद्र तल से, अगर हम समुद्र तल से देखें तो देखिए, समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक, समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक जो पर्वत की ऊंचाई होती है, ठीक है, उसको हम को पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि पर्वत का जो शिखर होता है, पर्वत का शिखर छोटा हुए आधार क्या होता है? चौड़ा होता है। हम यहाँ से देखते हैं कि इसका आधार क्या है? चौड़ा है, और शिखर क्या है? सुकड़ा है। ठीक है, यानी छोटा है। तो पर्वत का शिखर क्या होता है? शिखर छोटा तथा आधार बड़ा होता है। आधार या कहे बड़ा या चौड़ा होता है। ठीक है, चौड़ा होता है। अगला पॉइंट है कि पर्वत होते हैं जो पूरे क्या होते हैं? स्थलीय, मतलब पर्वत के पूरे स्थलीय भाग क्षेत्रफल का 1/4 क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक है, पर्वत पूरे स्थलीय क्षेत्रफल का 1/4 है। ठीक है, मतलब जो बनते हैं उसमें जो पठार है, मैदान है, उसमें जो पर्वत है, पर्वतों की श्रेणी को क्या कहते हैं? वो क्षेत्रफल कितना घेरती है? 1/4 घेरते, यानी 1/4 पर्वत हैं।
हमारी पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर पूरे स्तरीय क्षेत्र में 1/4 पर्वत हैं। आगे देखेंगे कि पर्वत अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा होता है। आसपास के क्षेत्र के बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, कि पर्वत अपने आसपास जहां भी ये पर्वत होंगे तो वहां पर जो पर्वतों की ऊंचाई वो क्या होती है, ऊंची होती है, सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो ये जब भी कहा है कि पर्वत अपने आसपास के क्षेत्र के बहुत ऊंचा होता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे कि जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है तो वहां पर क्या होता है कि पर्वत की ऊंचाई बढ़ने पर, पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने के साथ जो तापमान होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, कम होता है। जैसे जैसे तापमान, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी आती है। तभी तो कहते हैं कि जो यहाँ पर जो समतल, यहाँ पर नीचे हम यहाँ खाना बनाते हैं और अगर पहाड़ों पे खाना क्या बनता है, देरी से बनता है। क्यों? क्योंकि वहां तापमान में क्या होती है, कमी होती है, तो पहाड़ों पे खाना देरी से बनता है। यही कारण है कि वहां पर क्या होता है, तापमान में कमी होती है। आगे देखेंगे इसमें कि इसलिए कमी आती है, इसलिए ऊंचे पहाड़ अक्सर बर्फ से ढके होते हैं, क्योंकि वहां क्या है, तापमान पहुंच ही नहीं पाता, ढके होते हैं। तो वहां का जो वातावरण होता है तो वो क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। इसके कारण जो अधिकांश जो पर्वत होते हैं बहुत ही ऊंचे होते हैं। ठीक है, उन पर क्या, जैसे हिमालय, वहां पर क्या जमी होती है, बर्फ से ढका होता है। आगे देखेंगे कि पर्वत माला या जो श्रृंखला होती है, पर्वतों की श्रृंखला, एक पर्वत, फिर उसके साइड में दूसरा, तीसरा, इस तरह की जो श्रृंखला बनी होती है, श्रृंखला पहाड़ों की उस पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला, तो उस श्रृंखला को कहते हैं, है ना, कहते हैं जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत के, जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से क्या होता है, बिल्कुल सटा होता है, पर्वत से सटा होता है, सटा रहता है। ठीक है, यह होता है। क्या है इसमें कि जो श्रृंखला, हम कहते हैं कि पर्वतों की श्रृंखला है, तो श्रृंखला किसे कहते हैं, एक जिस तरीके से हमने ये दो पहाड़ों को क्या कर दिया, एक कर दिया, इस तरीके से ही तो भिड़े होते हैं पहाड़। इस तरीके से हम देखते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा। तो ये जो पहाड़ों की जो श्रृंखला बनी होती है, एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे होते हैं पहाड़, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला यानी पर्वतमाला, इनको कहते हैं। आगे देखेंगे कि इसमें कि इन पर्वतों को कोई पर्वतों की घाटी या दर्रा, इन पर्वतों को घाटी या दर्रा ही दूसरे पर्वतों से अलग करता है, दूसरे पर्वतों से
से अलग करता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, ये सभी क्या है, पर्वतों का उदाहरण है। इन्हें क्या, जो ये पर्वत है, जो एंडीज पर्वत है, जो क्या है, एंडीज पर्वत है, और दूसरा क्या है, रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। जो ये रॉकी पर्वत है, एंडीज पर्वत है, तो इनको क्या अलग कर रहा है, दर्रा या घाटी अलग कर रही है। ठीक है, जिन पर्वतों को दर्रा, घाटी अलग करती है, मतलब इनके बीच क्या होता है, एक सुगम रास्ता या कहे दुर्गम रास्ता, जो भी है, इसमें एक रास्ता निकल कर आता है। देखिए, हम इसको ऐसा रास्ता बन जाता है। जब दो पर्वतों के बीच जो श्रृंखला यहाँ से बीच में टूट गई, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल आया, एक रास्ता निकल आया, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कोई घाटी है, कोई दर्रा है, इनके कारण क्या बनता है, यहाँ पर रास्ता बनता है। ठीक है, या ये दो पहाड़ों को देखो यहाँ से अलग कर रहा है दर्रा या घाटी, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो कौन से पर्वत है, तो उनमें है एंडीज पर्वत और रॉकी पर्वत। ठीक है, अब क्या रह गया कि जो हिमानी है, ठीक है, हिमानी पर्वतों पर क्या होती है, हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, हिमानी किसे कहते हैं, तो हिमानी, यहां देख लेते हैं कि हिमानी होता है, जो हिमानी किसे कहते हैं, हिमानी क्या होता है कि जो बर्फ होती है, जिन पर क्या, जो पर्वत होते हैं उन पर क्या जमी होती है, बर्फ होती है। तो पर्वतों पर या पर्वत पर बर्फ की नदियां होती हैं, ऐसी जमी हुई नदियों को हिमानी कहते हैं, हिमानी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, हिमानी पर्वत, बर्फ की नदियां होती हैं, ऐसी जमी हुई और नदियों को हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। ठीक है, अब हम पर्वतों के प्रकार के बारे में देखते हैं। पर्वतों के प्रकार की, जो पर्वत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वैलित पर्वत, दूसरा है बृहस्पति पर्वत। ठीक है, इसमें क्या है, ये है बृहस्पति पर्वत। और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। 3 पर्वत हैं, वैलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। इसमें हम वैलित पर्वत के बारे में देखते हैं कि वैलित पर्वत क्या होते हैं। वैलित पर्वत पृथ्वी की सतह, जो हम पृथ्वी की सतह को देखते हैं, पृथ्वी की सतह, जो सतह यानी चट्टान कह सकते हैं उसे, चट्टान पर आंतरिक बलों के कारण, आंतरिक बल के कारण क्या होता है, जो वेलन होता है, मोड़ होता है, के कारण, वेलन यानी जो मोड़ आ जाता है इनमें, तो मोड़ पर जाती हैं।
या क्या होती है, मुड़ जाती हैं। आंतरिक बल के कारण ये मुड़ जाती हैं तथा वह हिस्सा ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, वैलित पर्वत का निर्माण होता है। इस प्रकार वैलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत, विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत वैलित पर्वत कहलाते हैं। विश्व के जो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उन्हें हम वैलित पर्वत के अंतर्गत गिनते हैं। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक, विश्व में जो भी सबसे ऊंचा पर्वत है उसे हम वैलित पर्वत कहते हैं। और वैलित पर्वतों को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। ठीक है, और सबसे ऊंचे को वैलित पर्वत में। अब आगे देखते हैं हिमालय। उदाहरण के लिए देखें कि इसमें क्या है, वैलित पर्वत है। ठीक है, वैलित पर्वत, ऊंचे पर्वत, तो उदाहरण है कि कौन कौन से पर्वत हैं। तो एक है हिमालय। हिमालय क्या है, वैलित पर्वतों के अंतर्गत आता है। दूसरा है एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत। ठीक है, और तीसरा है आल्प्स पर्वत आदि। ठीक है, ये क्या है, ये वैलित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अरावली जो पर्वत है, तो अरावली पर्वत भी वैलित पर्वत है। इसके अलावा जो अरावली पर्वत है वो भी क्या है, वैलित पर्वत है। लेकिन क्या हुआ कि अपरदन के कारण, टूटने फूटने के कारण ये श्रृंखला क्या हो चुकी है, घिस चुकी है, जिसके कारण क्या हो गई, ये अब जो पहले अरावली पर्वत भी वैलित जो पर्वत की श्रेणी में आते थे, लेकिन ये अपरदन के कारण, टूटने फूटने के कारण क्या हो गई, इनकी जो श्रृंखला है वो घिस चुकी है। दूसरा है हमारा बृहस्पति पर्वत। ठीक है, इसमें क्या है कि धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण क्या हो चुका है, टूट चुका है, यानी उसका भी घिसाव हो चुका है। तो धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण टूट कर ऊपर विस्थापित हो गया है, ऊपर विस्थापित हो जाता है। तो इसे बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को, जो इसमें उठ जाता है, उसमें ऊपर उठे हुए
भाग को भ्रस भ्रस जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोवन 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 सॉरी ग्रोवन नहीं आएगा, इसमें आएगा तो इसमें उठे हुए भाग को उत्खंड उत्खंड यानी होस्ट होस्ट कहते हैं, होस्ट तथा नीचे धसे हुए भाग को नीचे धसे हुए भाग को नीचे धसे हुए भाग को हम कहेंगे भ्रस, ठीक है, और ऊपर वाले भाग को कहेंगे उत्खंड। भ्रस को और क्या, भ्रस को ही ग्रोवन भी कहते हैं, ग्रोवन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे कि उदाहरण में जो भ्रसोत्तथ जो पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है कि जो यूरोप की जो राइन नदी है, राइन घाटी है जो, ये क्या है, भ्रस ग्रोवन का उदाहरण है, ठीक है, इसका क्या है, ये उदाहरण है। और दूसरा है जो वोस्टजेल पर्वत, ये क्या है, ये वोस्टजेल पर्वत है, वो जो है वोस्टजेल पर्वत उत्खंड यानी होस्ट कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या है, यूरोप की राइन नदी, ये है भ्रस ग्रोवन कहलाती है, तथा वोस्टजेल पर्वत ये उत्खंड होस्ट कहलाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले मतलब जो ऊपर वाला होता है उसे कहते हैं उत्खंड, और उसका उदाहरण है वोस्टजेल पर्वत। नीचे धसे हुए भाग को कहते हैं भ्रस, जो भ्रस पर्वत, इसमें क्या है, यूरोप की राइन घाटी आती है। अब बचा है एक, उसको और देख लेते हैं। जो तीसरी हमारी है ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी जो पर्वत है उसका कारण है ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी के अंदर से जो गर्म मैग्मा चट्टानों के टुकड़े तीव्र गति से निकलते हैं। जब ज्वालामुखी निकलता है तो एक गर्म मैग्मा के रूप में निकलता है, वो क्या होता है, बाद में ठंडा होता है, वो ही पर्वतों का रूप लेता है। तो यह है जो मैग्मा होता है, मैग्मा तथा अन्य पदार्थ ज्वालामुखी के मुंह, जिसे हम कहते हैं क्रेटर, ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं, के चारों तरफ जमा हो जाता है, जो पर्वत का रूप लेते हैं, ठीक है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, इसे ही ज्वालामुखी
पर्वत कहते हैं। ये पर्वत शंकु आकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि ये जो पर्वत होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ये शंकु आकार के होते हैं। शंकु आकार के होते हैं। उदाहरण के लिए है जो अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत। ठीक है। दूसरा है कि जापान का फ्यूजियामा पर्वत। ठीक है, इन दोनों के उदाहरण हैं। ठीक है, किसके? ज्वालामुखी पर्वत के। ज्वालामुखी कैसा होता है? जैसे हमारे ये क्या है, धरातल है, इसके आंतरिक भाग जो अंदर से क्या निकलता है, गर्म मैग्मा निकलता है। ठीक है, जो मैग्मा होता है और इसका जो मुंह होता है, इस मुंह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, इसमें गर्म मैग्मा निकलता है और उस जो मैग्मा होता है वो साइड में क्या होता है, थोड़ी देर बाद ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो एक पर्वत का रूप ले लेता है, जिसमें अफ्रीका का उदाहरण है कि ये जो ज्वालामुखी होता है वो शंकु आकार का होता है, तथा अफ्रीका का जो किलिमंजारो इसका उदाहरण है, और जापान में है जो फ्यूजियामा पर्वत है, फ्यूजियामा, वो भी इसका उदाहरण है। ठीक है, ये ज्वालामुखी के पर्वत का उदाहरण। ठीक है, आपने 3 पढ़ लिए कि पर्वतों के प्रकार। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।